इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, जैसे कि हम सीआरपीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हमने इसके 9 पार्ट कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम पार्ट 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें जो हमारे पार्ट 10 में सीआरपीसी के पहला क्वेश्चन है। इसमें प्रकरण का निर्णय या अंतिम आदेश जब हस्ताक्षरित हो, ठीक है ना, जब कोई मामला है उसका निर्णय दे दिया जाता है या फिर जो अंतिम आदेश होता है उसको हस्ताक्षरित हो जाता है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है? न्यायालय सजा में परिवर्तित कर सकता है, निर्णय का पुनर्विलोकन कर सकता है, लिखित त्रुटि को शुद्ध कर सकता है, या प्रकरण का पुनः विचारण कर सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सी नंबर। दैट मीन्स कि जो लिपिकीय त्रुटि है उसको सही करता है, ना कि वहाँ पे जो सजा है उसको परिवर्तित कर सकता है या फिर पुनर्विलोकन कर सकता है, पुनर्विचारण कर सकता है। उसी प्रकरण के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें सिविल केस की, तो वहाँ पर ये सब किया जा सकता है, बट यहाँ पर क्या है कि सिर्फ जो लिपिकीय त्रुटि होती है, ठीक है ना, जैसे 4 को 5 लिख दिया, चाहे को कुछ भी लिख दिया, ठीक है ना, गलती होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, उसको सही किया जा सकता है, बट यहाँ पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता सजा में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अंतर्गत सदाचारण की परिवीक्षा पर किसे छोड़ा जा सकता है? जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, जो व्यक्ति 21 वर्ष से कम आयु का है, कोई स्त्री है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर। दैट मीन्स कि यदि सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ा जाना है तो किसे छोड़ा जाएगा? तो उपरोक्त सभी को। तो यहाँ पर किसी भी स्त्री को भी छोड़ा जा सकता है, या फिर 21 वर्ष से कम आयु के भी जो हैं उनको भी छोड़ा जा सकता है, जो 21 वर्ष से कम के नहीं है उनको भी छोड़ा जा सकता है, बट यहाँ पर जो कुछ कंडीशंस बताई गई हैं धारा 360 में, उसके तहत। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इस अधिनियम की कौन सी धारा यह उपबंधित करती है कि सत्र न्यायालय दैट मीन सेशन न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दंडादेश को निष्पादित करने से पूर्व उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक है? ठीक है ना, यहाँ पर कौन सी धारा में बताया गया है कि जब सेशन न्यायालय क्या करता है, मृत्यु दंड देता है किसी को, तो उसकी पुष्टि, उसकी कंफर्मेशन सबसे पहले हाई कोर्ट को करनी होगी, तभी वहाँ पर जो दंड दिया गया है, ठीक है, डेथ पनिशमेंट दी गई है, उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ऐसी कौन सी धारा है? धारा 366, 368, 371 या 369। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, दैट मीन धारा 366। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल कितने रुपए से अधिक जुर्माने का दंडादेश पारित करता है, तो वहां दोषी व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या 500 रुपये। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, ठीक है ना, 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वह सिर्फ 100 रुपये का यदि जुर्माने से दंडित करता है किसी व्यक्ति को, तो उस जुर्माने से के लिए कोई अपील नहीं की जाएगी, उस दंडादेश के अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होगी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट के दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी उच्च न्यायालय में, सेशन न्यायालय में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या कोई अपील नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, दैट मीन्स सेशन न्यायालय में। यदि मजिस्ट्रेट दोष मुक्ति करता है किसी को, ठीक है ना, उसका निर्णय देता है दोष मुक्ति का, तो वहाँ पर उसकी अपील सेशन कोर्ट में हो सकती है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपचार इस अधिनियम में प्रावधानित नहीं है? ठीक है ना, तो निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, अपील। तो यहाँ पर क्या है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो सीआरपीसी में बताया ही नहीं गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, दैट मीन्स पुनर्विलोकन। किसी भी केस का यदि निर्णय दे दिया गया है तो उसका पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन सिविल केस में कैसा किया जा सकता है, ठीक है ना, तो सिविल प्रोसीजर कोड में वहाँ पे बताया गया है पुनर्विलोकन संबंधित प्रावधान। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्देश दिया जा सकता है किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, या उच्च या सेशन दोनों के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, दैट इज जो हाई कोर्ट है वो निर्देश दे सकता है। उसके बाद
जिस स्त्री को मृत्युदंड दिया गया है यदि वह स्त्री गर्भवती है तो उच्च न्यायालय उचित समझे तो दंड आजीवन कारावास में बदल सकता है, दंड के निष्पादन का आदेश दे सकता है, दंड के मुलतवी के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की जा सकती है, या बच्चे के जन्म के पश्चात मामले को पुनः सुन सकता है न्यायालय। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर। दैट मीन्स यदि किसी स्त्री को मृत्युदंड दिया जा रहा है, ठीक है, या फिर दिया गया है, तो और यदि वह जो स्त्री है वह गर्भवती है, ठीक है ना, प्रेग्नेंट है, तो वहाँ पे क्या है, जो दंड दिया गया है मृत्युदंड, उसको आजीवन कारावास में चेंज किया जा सकता है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, इस अधिनियम की किस धारा में मुजरा से संबंधित प्रावधान किया गया है? धारा 427, धारा 428, धारा 423 या धारा 431? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। दैट मीन्स धारा 428 जो है वो मुजरा संबंधी प्रावधान करता है। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, मृत्युदंड दंडादेश की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या बी और सी दोनों में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। दैट मीन्स कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार, इन दोनों में यह शक्ति निहित है। कौन कौन सी? निलंबन करने की किसी भी दंडादेश को, मृत्यु दंडादेश को, ठीक है ना, परिहार करने की, लघुकरण करने की। उसके बाद 11th क्वेश्चन है हमारा, धारा 433 के अनुसार आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी? 20 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या 10 वर्ष? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर। दैट मीन्स 14 वर्ष। यदि जो आजीवन कारावास दिया गया है, ठीक है ना, उसको कितने वर्षों में उसको कम कर सकती है सरकार? सिर्फ 14 वर्ष तक। 14 वर्ष से कम में उसको परिवर्तित नहीं कर सकती है। उसके बाद 12th, अग्रिम जमानत का उपबंध, ठीक है ना, इसका उपबंध कहाँ पर किया गया है? दंड प्रक्रिया संहिता में किस धारा में किया गया है? एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, ठीक है, धारा 436, धारा 437, 438, धारा 439। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है धारा 438 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारा 438 के अधीन अग्रिम जमानत मंजूर करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है ना, यदि अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो एप्लीकेशन फाइल की जाती है, तो वह जो जमानत है वो मंजूर करने की शक्ति किसके पास है? मजिस्ट्रेट के न्यायालय को, केवल सत्र न्यायालय को, केवल उच्च न्यायालय को, सेशन और उच्च दोनों न्यायालय को? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर। दैट मीन्स जो सेशन न्यायालय है और हाई कोर्ट है, इन दोनों को पावर है कि जो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया है उसको मंजूर कर सकती है। उसके बाद निम्न में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य, गजानंद अग्रवाल वर्सेस उड़ीसा राज्य, कल्याण चंद्र बनाम राजेश रंजन, जय सिंह बनाम हरियाणा राज्य? तो ये कौन से केस से रिलेटेड है अग्रिम जमानत? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, जोगिंदर उर्फ जिंदी बनाम हरियाणा राज्य, जो अग्रिम जमानत से संबंधित है। उसके बाद 15 क्वेश्चन है, प्रतिभूत पत्र के जब्त होने के पहले यदि प्रतिभूत की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपदा उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। न्यायालय का परिहार करने का विवेकाधिकार है, इस हेतु कोई उपबंध नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर ये उसका उत्तरदायित्व संपदा पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 16 क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा उपबंध अपील से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जो यहाँ पर धाराएं बताई गई हैं उनमें से ऐसी कौन सी धारा है जो अपील से रिलेटेड नहीं है? धारा 86, 449, धारा 454 या धारा 313? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है डी नंबर, अर्थात धारा 313 जो है वो अपील से संबंधित नहीं है, बाकी अदर सेक्शन जो बताए गए हैं वो अपील से संबंधित है। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, किसी क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में, ठीक है ना, जिसका क्षेत्राधिकार नहीं है, तो कोई पुनरीक्षण प्रारंभ कर दिया जाता है, तो ऐसा परीक्षण वैधानिक होगा, अवैधानिक होगा, अपूर्ण होगा या अनियमित होगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, अर्थात अवैधानिक होगा। दैट मीन्स यदि किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है किसी मामले को सुनने का और वह क्या करता है, उसका पुनरीक्षण प्रारंभ कर देता है,
तो ऐसा जो परीक्षण किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है, वो अवैधानिक माना जाएगा। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कोई भी न्यायालय केवल जुर्माने से दंडित अपराध का संज्ञान किस सीमा तक, निम्न से किस सीमा अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं करेगा? 6 माह, 3 माह, 2 माह या 1 माह? यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर, दैट मीन्स 6 माह के पश्चात नहीं करेगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, मानहानि के अपराध के संज्ञान हेतु अपराध धारा 468 सीआरपीसी के समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह या 1 माह? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, 6 माह। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इनहेरेंट पावर यहाँ पे बताई गई है हाई कोर्ट की। तो यहाँ पे कौन से सेक्शन में बताया गया है? धारा 480, 481, धारा 482 या धारा 484? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर, अर्थात जो सेक्शन 482 बताई गई है वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर के बारे में बताई गई है, अंतर्निहित शक्तियों के बारे में बताई गई है। उसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस पार्ट का, परिवाद कब वापस लिया जाना सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधानित है? धारा 248, 257, धारा 259 या धारा 261? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, दैट मीन्स धारा 257 है, वहाँ पे परिवाद को वापस लिया जाने संबंधित प्रावधान किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।